दोस्तों, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने आप से अलाउड कर देते हैं जब उनमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाती है तब। मतलब जब भी आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को आसानी से फ्लो करवाने देंगे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में। दैट आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक अलग डेफिनेशन हो गई। या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने आप से फ्लो होने देते हैं उन्हें भी कंडक्टर्स कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन में आ जाता है। तो अगर आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हो कंडक्टर्स को। अगर सिंपल डेफिनेशन में करते हो तो दीज आर सब्सटेंसेस विच अलाउ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम। और अगर थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन करना है तो दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ लार्ज स्केल फिजिकल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू देम व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो कंडक्टर्स को। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसका जस्ट उल्टा इंसुलेटर्स होता है, इंसुलेटर्स हो जाते हैं। These are the substances which do not allow physical movement of the electric charges through them when an external field is applied। मतलब जब भी आप एक्सटर्नल फील्ड को अप्लाई करेंगे तो वो कोई भी फिजिकल मूवमेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का नहीं शो करते हैं। मतलब आप सिंपल सी डेफिनेशन में कर सकते हो, दीज आर द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन नॉट फ्लो। तो एग्जाम्पल इसका क्या होगा? डायमंड हो गए, ग्लासेस हो गए, ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल इसके भी हैं। अब आगे सबसे चलते हैं, फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी डेफिनेशंस लिखी होंगी आपको किताबों में, बहुत जगह आप पढ़ोगे तो बहुत ढेर सारी अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक सिंपल टर्म में बताता हूँ कि फ्री और बाउंड चार्जेस क्या होते हैं। फ्री चार्जेस वो होते हैं बेसिकली आर दो चार्जेस विच आर फ्री टू मूव। मतलब जब भी आप एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पे अप्लाई करें तो वो चार्जेस आसानी से फ्लो कर जाए, उन्हें कहा जाता है फ्री चार्जेस। लेकिन जैसे कंडक्टर्स में बेसिकली होता है हमारे। और लेकिन बाउंड चार्जेस कहाँ होते हैं कि जिसमें अगर हम अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को पास भी करते हैं तो वो आसानी से पास, मतलब मूवमेंट उनका नहीं हो पाता इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो वो क्या कहलाते हैं? बाउंड चार्जेस। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, एक अल्युमिनियम। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 13 कैसे लिखते हैं? 1s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s3। तो क्या हो जाएगा आपका? आपके आउटर मोस्ट सेल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके आउटर मोस्ट सेल पे हो गए। तो अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर जाएँगे। लेकिन जो अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बहुत आपको लार्ज एक्सटर्नल फील्ड चाहिए होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी बर्डन करना पड़ेगा, तब वो मूव कर पाएँगे। तो ये कंडीशन किसकी हुई? 3 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर रहे हो, किसकी कंडीशन हो गई? फ्री चार्जेस की। लेकिन जो अंदर से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे काम करें? बाउंड चार्जेस की तरह। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि बाउंड चार्जेस बेसिकली और फ्री चार्जेस क्या होते हैं। अब कंडक्टर्स को जब हम रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स में तो उनका बिहेवियर कैसा होता है उसको देख लेते हैं। जब भी हम कंडक्टर्स रखते हैं किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में तो जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है इज जीरो इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। मतलब जो भी इंटीरियर होता है कंडक्टर का उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा जीरो हो जाता है। कैसे? मान लेते हैं ये कोई हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बीच में कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो क्या होगा कि हमारा जो बाहर से जा रहा है वो तो बाहर जा ही रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस बन रहा है, लेकिन अंदर कैसा बनता है? माइनस टू प्लस बन जाता है। तो ये क्या करता है? उसको अपोज कर देता है। तो क्या होता है? कंडक्टर्स के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बन पाती है, जिसकी वजह से इसमें इसके इंटीरियर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्योंकि ये आराम से कंडक्ट कर सकता है। जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव का फ्लो होता है, मतलब उतने नेगेटिव होते हैं और इससे आसानी से इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आराम से कॉन्टिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं। फ्लो होने की वजह से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारी जीरो हो जाती है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? जस्ट आउटसाइड द सर्फेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सर्फेस। जैसे ही आप उस चार्ज कंडक्टर सरफेस देखेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? उस सरफेस के हमेशा 90 डिग्री बनाएगी। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो नेट चार्ज होता है इन द इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। मतलब जो नेट चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर के जो अंदर होता है, इंटीरियर में होता है, वो हमेशा जीरो होता है। जब जीरो होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी जीरो हो जाती है इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। लेकिन सारे चार्ज कहाँ रिसाइड्स करते हैं? उसके सरफेस पे। इसीलिए सरफेस पे क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है सरफेस के। चौथा पॉइंट क्या कहता है? पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल के केस में चार्जेस को कहाँ कंसीडर किया जाता है? कहाँ कंसीडर्ड है? सेंटर में। जिसकी वजह से पोटेंशियल क्या होता है? उसका कांस्टेंट होता है अंदर भी और उसके सरफेस ऑफ कंडक्टर तक पूरा इक्विपोटेंशियल, मतलब कांस्टेंट रहता है, इक्विपोटेंशियल की तरह काम करता है वो। पांचवा पॉइंट मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी सरफेस पे चार्ज कंडक्टर के, वो कैसा होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। कहाँ से फॉर्मूला होता है?
कैपिटल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? हमेशा नॉर्मल रहती है, मतलब सॉरी, चार्ज कंडक्टर के प्रोपोर्शनल रहती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हमेशा प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो रहेगी किसके केस में? कैविटी के केस में। कैविटी हॉलो कंडक्टर, जब ये हॉलो कंडक्टर होता है उसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता, इसके कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है किसी भी हॉलो चार्ज कंडक्टर के केस में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस में जीरो हो जाएगी? हॉलो चार्ज कंडक्टर के केस में और इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में। लेकिन जस्ट आउटसाइड क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो जाएगी सरफेस के। जो नेट चार्ज होता है उस इंटीरियर ऑफ कंडक्टर वो जीरो होता है, लेकिन कोई भी एक्सेस चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे आता है। चौथा पॉइंट कहता है पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे अंदर देखो चाहे सरफेस तक देखो। पांचवा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर हमेशा प्रोपोर्शनल किससे रहेगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। छठा पॉइंट कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा इन द कैविटी ऑफ ए हॉलो चार्ज कंडक्टर का। ये हो गया आपका बिहेवियर कैसा होता है कंडक्टर्स का इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के केस में। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी ऐसे रीजन को जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको पूरा उस मतलब फ्री बना दे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूरा फ्री बना दे, ऐसे रीजन को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब द फिनोमेना ऑफ द मेकिंग ऑफ अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन को अगर आप फ्री करते हैं एक्सटर्नल मतलब इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल नहीं एनी इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसके बहुत ढेर सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जैसे सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि जब भी थंडरस्टॉर्म होता है, जब मतलब थंडरस्टॉर्म होता है, जब लाइटनिंग होती है, तो ये कहा जाता है कि आप अपने कार के अंदर बैठो रेदर देन नियर अ ट्री, मतलब पेड़ों के नीचे न जाइए, अपने कार के अंदर बैठिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो भी मान लीजिए लाइटनिंग हो रही, जो भी हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस आ रहे हैं, वो कार क्या करता है? उसको ग्राउंड कर देता है। ग्राउंड करने की वजह से आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मिल जाती है। सेकंड एग्जांपल है आपका बहुत ढेर सारे सेंसिटिव जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, आपका कोई भी चीज़ ऐसी यूज करते हैं जिसमें आपका सेंसिटिव कंपोनेंट्स लगा होता है, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस से। जैसे हमारे कोएक्सियल केबल्स बहुत ढेर सारी जो यूज होती हैं, जिनका आउटर कंडक्टर होता है उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया जाता है। ये क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक शील्डिंग से हमें बचाता है, मतलब इलेक्ट्रिक शील्ड तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें बचाता है, इससे कोई डिस्टर्बेंस उसमें हमारे कम्युनिकेशन में ना आ पाए। तो कोएक्सियल केबल्स में यूज होता है, सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में यूज होता है, थंडरस्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग। तो हमें ये कहा जाता है कि आप कार के अंदर बैठिए, ना कि एक पेड़ के नीचे रहती। ऐसे बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ये कहता है कि ये मेजरमेंट किसका है? सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या कहता है। इट इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब ये ऐसा मेजरमेंट करता है, मतलब इसकी ये एबिलिटी होती है कि कितना इलेक्ट्रिक चार्जेस वो होल्ड कर पा रहा है। तो ये देखा गया कि जितना हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे उतना ही हमारा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए। मतलब इंसुलेटेड कंडक्टर के लिए जब भी हमें देखा गया तो जितना चार्ज हम बढ़ाते जाएंगे उतना हमारा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या रखा गया? Q इज इक्वल टू सी वी। मतलब इस सी को क्या गया? कैपेसिटेंस। इसको कैसे डिफाइन किया गया? डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कितना चार्ज रिक्वायर्ड है जिससे कि हमारा पोटेंशियल बढ़ जाए। मतलब इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहाँ से आया? चार्ज और पोटेंशियल के रिलेशन से, कि चार्ज जितना बढ़ाएंगे उतना पोटेंशियल बढ़ेगा। मतलब चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो क्यू की उस प्रोपोर्शनल हटाने क्यू इज इक्वल टू सी वी रखा। सी क्या आता है? हमारा कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस बहुत ढेर से वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे किसी भी कंडक्टर का साइज और शेप कैसा होता है, उसके नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम, उसके सराउंडिंग में कैसा, उसका नेचर कैसा है सराउंडिंग मीडियम का, अदर प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड, मतलब अदर कंडक्टर्स उसके नेबरहुड में प्रेजेंट है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इस 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर क्या है? साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। दूसरा क्या है? नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तीसरा क्या है? प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। इसकी साइन यूनिट क्या होती है? फैराड। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कॉन्सेप्ट का, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अगर कैपेसिटेंस आपको निकालना है किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, तो कैसे निकालेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए मान लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, प्लस चार्ज इसके सरफेस पूरा साइड है, इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो आप देख रहे हैं जो क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सरफेस पे। तो हम क्या अज्यूम, यहाँ पे एक अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि जो चार्ज है हमेशा हमारा वो कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? उस सेंटर स्फेयर के सेंटर पे। तो हमारा उस जगह पोटेंशियल कितना निकल आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। हमें सी की वैल्यू पता है, कैपिटल सी की वैल्यू
जो हमने Q इज इक्वल टू सी वी बताया था, वहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन V। तो Q अपॉन V हो गया, तो Q अपॉन 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। तो Q आपका कट गया, कैपिटल C की वैल्यू कितनी आ गई, 4πε0 R। मतलब कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की वैल्यू आ गई 4πε0 R। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।